हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, क्लास 9th का। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी के बेस पे होगा। जो हमारी गणित मंजिका जो आई न्यू बुक आई है उसके बेस पे हम इसको करेंगे। और सारे एक्सरसाइज को हम वन बाय वन सारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को भी हर वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी बहुत ज़रूरी है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। और इसको समझने के साथ साथ हम एक्सरसाइज की 2.1 भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे की टर्म्स इन एल्जेब्रा। ये एल्जेब्रा जो है, ये चैप्टर जो हमारा पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, उसमें कौन कौन सी की पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होंगे तो हम इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी पद किसको हम पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, ये एक आपके पास क्या होगा, समीकरण होगा। यानी ये एक समीकरण आपको इस तरीके से दे रखा है। अब इस समीकरण में टर्म्स क्या हो सकते हैं, तो टर्म्स आपको मल्टीप्लाई के साथ जो भी नंबर होंगे ना उसी को टर्म्स कहते हैं। यानी यहाँ पे 3x एक टर्म है, 5y भी एक टर्म है, और ये -7 भी एक टर्म है। ठीक है, इसी को हम पद कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें पद बताओ, तो आप इस तरीके से उसके पद बता सकते हैं। एंड द सेकेंड हमारा आता है कॉफिशेंट। कॉफिशेंट के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत बार सुनेंगे, कई बार इसका जिक्र होगा। अगर हम चैप्टर जरूर अभी इसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें ये जरूर मिलेगा। कॉफिशेंट यानी गुणांक। गुणांक का मतलब समझो, गुणांक का मतलब ये है कि किसी चीज के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होना। ठीक है, किसी भी चीज के साथ मान लेते कि 5 के साथ x है, तो 5 का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो और इजीली क्लियर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 7। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि x² का गुणांक बताओ, तो x² के साथ क्या है, x² के साथ क्या है आपको दिख रहा होगा, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आते हैं हम, थर्ड हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट हम कहते हैं उसे जो बिल्कुल अकेला हो, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यानी ए से लेके जेड तक जो वैल्यू हम यूज करते हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई में ना हो, सिर्फ एक नंबर पार्ट हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट यानी अचर पद कहते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर वाला पार्ट कौन सा है जो कि बिल्कुल अकेला है। भाई 3 के साथ तो x है, 5 के साथ y है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -7। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा कि अचर पद बताओ, तो अचर पद क्या हो जाएगा, -7। अगर यहाँ पे +7 होता तो आंसर हो जाता +7। ठीक है, एंड द नेक्स्ट है हमारा जो ये कहता है वेरिएबल। वेरिएबल चर होते हैं। चर मतलब जो भी हम ए से लेके जेड तक इस क्वेश्चन में यूज करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, चर पार्ट कहते हैं, यानी वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि इस तरीके से बताओ कि इसका चर क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको कि 3x प्लस 5y -7, इसमें चर क्या है, इसमें चर हमारा x होगा और y होगा। इसी तरह आप चर t भी कह सकते हो, और भी वैल्यूज हो सकती है जो ABCD में से यूज होंगी। और देखते इसका नेक्स्ट। और अब थोड़ा देख लेते हैं इसमें डिग्री के बारे में। डिग्री किसके बेस्ड ऑन डिग्री के, और सेकंड हमारा आता है बेस्ड ऑन नंबर टर्म्स, यानी नंबर टर्म्स के बारे में भी देखेंगे और डिग्री को भी देख लेते हैं। पहला था कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कांस्टेंट वो होते हैं जो नंबर पार्ट होते हैं, जो बिल्कुल अकेले होते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जो इस तरीके से आपको दे रखा हो जिसकी पावर कुछ नहीं होती,
बस उसकी पावर क्या होती है, एक होती है, कुछ नहीं होता, तो जिसकी पावर क्या होती है, एक होती है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एंड थर्ड आता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, यानी जिसकी पावर अगर दो होगी ना, यानी कोई भी इक्वेशन आप यहाँ पे लिखते हो, मान लो कि 4x² प्लस में 3x प्लस में 4, तो यानी जिसकी पावर दो हो जाएगी ना, वो क्या कहलाएगी, वो हमारा क्या करेगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फोर्थ हमारा आता है क्यूबिक, यानी त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसकी पावर क्या होगी, 3 होगी ना, हाईएस्ट पावर, तो वो क्या हो जाएगी, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एंड द फिफ्थ हमारा आता है क्वाड्रेटिक, चतुर्घाती बहुपद। ठीक है, चतुर्घाती में भाई जिसकी पावर क्या होगी, 4 होगी, यानी एक इक्वेशन समीकरण में, इक्वेशन में जिसकी घात सबसे ज्यादा 4 होगी तो वो चतुर्घाती यानी क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारा किस बेस पे हो गया, डिग्री बेस पे, यानी जिसकी डिग्री के हिसाब से हमने उसको कैटेगराइज कर दिया कि वो क्या कौन सी कैटेगरी में जाएगा, क्वाड्रेटिक में जाएगा, क्यूबिक में जाएगा, या क्वाड्रेटिक में जाएगा, चतुर्घाती में जाएगा। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, इन नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जानते हैं। तो एक होता है मोनोमियल्स, यानी एक पदीय। ठीक है, जिसमें अभी हमने पीछे बात किया था पद के बारे में। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पद के बारे में जाना था कि ये पद है हमारा, यानी 3x पद था, 5x पद था, 7 भी पद था। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि मोनोमियल एक पद वाले होते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे यहाँ पे 5x है, एग्जाम्पल के लिए आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि 8y² या सिंपल। ठीक है, एंड द सेकेंड आता है बायनोमियल, यानी द्विपदीय। द्विपदीय में क्या होता है, इसमें दो पद होंगे, यानी पहला x माइनस वाई हो गया, यानी ये देख रहे हो एक पद द्विपद, यहाँ पे भी एक पद और ये दो पद। ठीक है, इसी तरह आप बना सकते हैं 3x² प्लस में 4, ये क्या हो गया, ये एक पद हो गया, ये दो पद। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या कहलाएंगे, ये एक पद कहलाएगा और ये हमारा दूसरा पद कहलाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विपदीय हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद, यानी इसमें तीन पद होंगे, 3x² प्लस में 4x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अगर इसको काउंट करोगे तो ये कितना हो गया, एक पद और ये दो पद और ये तीन पद। ये पता कैसे चल रहा है हमें, क्योंकि बीच में देखो साइन है, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो ये पूरा ही एक पद हो जाता। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, ये होता है क्वाड्रीनोमियल, चतुष्पदी बहुपद, यानी इसमें क्या होते हैं, चार पद होते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे चार पद के बारे में बोला, 4x की यहाँ पे देखो ये एक पद हो गया, ये दो, ये तीन और ये चार, इसके बीच में देखो साइन, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का प्लस का। तो इस तरीके से हम पता करते हैं बेस्ड ऑन नंबर टर्म्स कि वो किस पद, एक पदीय है या दो पदीय है या चतुर्पदीय या त्रिपदीय। ठीक है, ये बेस्ड ऑन नंबर टर्म्स हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और इसमें हम समझ लेते हैं, तो इसमें ये कहता है कि पॉलिनोमियल बहुपद कब माना जाता है। ये भी एक टॉपिक है जो कि हमें अभी समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बहुपद कब माना जाएगा उसके बारे में देखते हैं, जब किसी एक्सप्रेशन में, यानी कोई भी समीकरण में पावर जो होगी ना, जो उसकी घात होगी, जो हमने यहाँ पे देखा था, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था 3x² प्लस में 4x प्लस 3, यानी उसकी पावर जो होगी ना, वो कौन सी होगी, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको पता है, पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है, बताओ मुझे। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या हो गई। तो पूर्ण संख्या हो तब वह पॉलिनोमियल माना जाएगा, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसकी संख्या नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी संख्या किस में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए,
फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नीचे और देखेंगे कि कब नहीं होता है, यहाँ पे हमने बात की है। तो ये उधर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 5x² प्लस का 3x+1, ये क्या है, ये क्या है, एक बहुपद है। एंड द 7 भी एक बहुपद है। 3x³ यानी यहाँ पे कैटेगरी नहीं पूछा हमसे, सिर्फ बहुपद पूछा है। तो बहुपद होने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। उसका सिंपल एक कंडीशन ये है कि वो जो संख्या, उसकी पावर जो होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, बस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि बहुपद कब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यही बात बोलिए, कब नहीं माना जाता है। तो कब नहीं माना जाएगा, जब एक्सप्रेशन की घात होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ना हो, यानी नहीं हो, तब क्या होगा, वो पूर्ण संख्या नहीं माना जाएगा। अगर है तो पूर्ण संख्या है, मतलब वो एक पॉलिनोमियल माना जाएगा। अगर नहीं होने के रीजन में, तो यहाँ देखो उदाहरण के लिए पहला उदाहरण घात भिन्न के रूप में हो, यानी अगर वैल्यूज इस तरीके से दे रखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम, यानी कोई भी इक्वेशन दे रखी है 3 में x की स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, यानी जो अगर वो बटे में दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेकंड हमसे कहता है घात एक ऋणात्मक संख्या हो, नेगेटिव हो पावर, यानी पावर जो अगर उसकी पावर नेगेटिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, मान लो कि हम लिखते हैं 4x माइनस की, मतलब इसकी पावर जो माइनस में, प्लस में 2x, 4x प्लस में 4, यानी अगर उसकी पावर नेगेटिव आ जाए, ये पावर दिख रही है आपको, -2 है, तो भी क्या होगा, ये बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड के बाद थर्ड हमारा आता है और कहता है चर डिनोमिनेटर नीचे हो, यानी भाई सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नीचे हो। अगर इस तरीके से डिवाइड में दे रखा हो चर, यानी 3/x है चर हमारा, अगर डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर हम अगर हमारा नीचे है तो भी क्या माना जाएगा, ये एक बहुपद नहीं माना जाएगा। एंड द फोर्थ हमारा है चर के साथ रूट लगा हो, अगर चर के साथ रूट लगा हुआ है तो क्या होगा, वो क्या नहीं माना जाएगा, वो बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो हम बहुत ऐसे से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज है हमारा 2.1 को अब आगे हम कवर करते हैं। इसको कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद की घात ज्ञात करो। यानी आपके पास ये क्वेश्चन है, ये बुक के क्वेश्चन है जो कि हमने वहाँ से नोट किए हैं और आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ध्यान से इसे करेंगे। 2x² माइनस का 5x+3, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, तो हमें कह रहा है इसकी क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो डिग्री बतानी है तो क्या लिखेंगे, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3, इसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, x की, यानी x की पावर कितनी है सबसे ज़्यादा, x की पावर है हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री हो जाएगी हमारी, सीधा आंसर आप लिख सकते हो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें देखो सेकंड पार्ट जिसके सामने इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी हमारी तो y³ की घात इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसकी घात बताओ, इस वाली का बेटा देखो, अगर किसी की घात नहीं होती है तो उसकी घात क्या होती है, अगर मान लो किसी की घात नहीं है तो हम इस कंडीशन में हम देखेंगे -9 की घात कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगी, वहां पे उसकी घात क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और जब इसकी घात 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे।
इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी कोई नंबर वाले पार्ट का उसकी पावर ही 0 है, तो इसको मैं थोड़ा और सिंपल करके आपको समझाता हूँ। जैसे 9 है, 9 के साथ x लगाते हैं, उसकी घात 0 लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? जिसकी घात 0 होती है उसका क्या होता है? 1 होता है आंसर। मतलब इसको सॉल्व करें तो ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड द फोर्थ पार्ट बताओ, 4z, 4z माइनस 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है, ये समझ में आ गया होगा शायद आपको, थोड़ा अटपटा सा है चैप्टर, लेकिन देखो अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछोगे, 100% आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। हमें पॉलिनोमियल बनानी है, यानी हमें क्या बनाना है? हमें बहुपद बनाना है डिग्री का यूज करके, जिसकी डिग्री पहले क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए पहली, फिर दूसरी 2 हो, 3 हो, यानी घात 1 का बहुपद। घात 1 का बहुपद आप क्या बना सकते हैं? आप बताओ। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसमें मान लेते हैं 3x प्लस में 4। ठीक है, तो इस डिग्री कितनी है उसकी? 1 होनी चाहिए, तो भाई कुछ नहीं होते जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और भी आप बना सकते हैं, जैसे 5x, x छोड़ो y ले लो, प्लस में 3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड घात 2 का बहुपद, अगर जिसकी घात 2 उसका बहुपद क्या बना सकते हैं हम? तो हम बना सकते हैं y की स्क्वायर माइनस का 3y प्लस में 2, ये भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसकी पावर 2 हो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। एंड जिसकी घात 3 हो, 3 घात वाले की भी आप बना सकते हो। आप इसमें बता सकते हो कि 3 घात वाले का क्या हो सकता है। मान लो कि यहाँ 4x की पावर 3 प्लस में 3 x प्लस में 2, इस तरीके से आप बना सकते हैं। जिसकी पावर 2 हो और बाकियों की पावर कुछ भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कुछ नहीं लेना देना है। बट आपको क्या करना है, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये भी हमारा एक्सरसाइज का ही है, 2.1 से ही है। तो इसमें कह रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स की क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स की क्यूब के गुणांक का पद ज्ञात कीजिए। यानी बहुत सिंपल है यार, अभी अभी तो हमने बात किया था ना कि किसी भी चीज उसके साथ में क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। मान लो कि ये पेंसिल है, ठीक है, और ये पेन है। मैंने ये बोला आपको कि इस पेंसिल के पास क्या रखा हुआ है, वो बताओ। तो आप इस पेंसिल के पास में बोलोगे नहीं पेन रखा हुआ है, बस सिंपल। ठीक है, अब पता नहीं कि एग्जाम्पल क्या समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है ना, जिसके पास, वो नंबर बता दो। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी है वो बता दो। तो इसमें देखते पहले में ये तो एक्स की पावर 4 है, नहीं ये नहीं चलेगा। ये एक्स की पावर 3 है, ये भी नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर के साथ बताओ क्या है? तो एक्स स्क्वायर के साथ आपको दिख रहा होगा क्या है भाई, यहाँ पे 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुत आसान था। एंड यहाँ पे देखो एक्स की क्यूब कह रहा है, एक्स क्यूब का गुणांक बताओ। तो एक्स क्यूब ढूंढो, इसमें कहाँ पे है, क्या है इसके पास है? नहीं नहीं नहीं, ये रहा। ठीक है, तो इसके पास क्या है, एक्स क्यूब के पास भाई माइनस का 3 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यार इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, बहुपद आपको ये दे रखा है, कह रहा है जेड का गुणांक बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 जेड की क्यूब प्लस में 5 जेड की
ये z था हमारा स्क्वायर माइनस का 11। अब बताओ इसमें हमसे पूछा है कि बताओ कि z का गुणांक क्या है। तो भाई देखेंगे पहले z है क्या कहीं पे, तो आप तो कहोगे कि हाँ सर इसमें z तो है, लेकिन मैं कहूँगा z नहीं है, क्योंकि यहाँ पे z की क्यूब है, यहाँ पे z का स्क्वायर है, हमें तो सिंपल सिर्फ एक z चाहिए अकेला। तो z हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ z, आंसर जब हम यहाँ पे करेंगे z का गुणांक इक्वल में क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि यहाँ पे वो z है ही नहीं। अब जब जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होती उसका आंसर क्या होता है 0 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, जब लिखेंगे यदि, लिखो यहाँ पे, यदि एक पद मिस होता है, मिसिंग होता है, तो होता है तो उसका गुणांक, उसका गुणांक क्या होता है 0 होता है। आप इस तरीके से लिख के बता सकते हैं, यदि एक पद मिसिंग होता है यानी वो पद तो है ही नहीं, वो तो मिस है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये बात आप बता दी। यहाँ पे अगर इंग्लिश में आप लिखोगे तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, इफ अ टर्म इज मिसिंग, इस तरीके से आप लिखोगे, इफ अ टर्म इज मिसिंग देन इट्स कोफिशिएंट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है, कह रहा है बहुपद इसमें अचर पद क्या है बताओ। ठीक है, अचर पद बताना बहुत सिंपल है यार। कांस्टेंट के बारे में अगर हम जाने तो इसमें कह रहा है कांस्टेंट टर्म, अभी बात करके आए थे हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे यही बोला था ना कांस्टेंट टर्म बताओ। तो कांस्टेंट टर्म कौन से टर्म होते हैं, जो कि अचर पद होते हैं। आप कहोगे कि सर आप तो हिंदी बता रहे हो, अचर पद वो होते हैं जो एक बहुपद में अकेला एक नंबर होता है। ठीक है, तो आप बताओ अकेला नंबर कौन सा है, ये तो x के साथ है, ये भी x के साथ है, ये भी x के साथ, लेकिन ये क्या है अकेला। तो इसका कांस्टेंट टर्म यानी इसका जो आंसर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है मेरी तरफ से, आप मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में 8x की पावर 4 प्लस में 3x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 10। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x बताना है, यानी x क्यूब का गुणांक बताओ क्या होगा। इसी तरह आप बताओगे x स्क्वायर का गुणांक बताओगे क्या है। इसी तरह आप मुझे बताओगे कि इसमें अचर पद क्या है वो बताओ। ठीक है, ये 3 पार्ट जो है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम कवर करेंगे 2.2 को। ठीक है, सो